Maybe it is not so funny, but आपकी कोई फेवरेट बीमारियां हैं? जब आप सर्जरी करके थिएटर से निकलते हो वो एक जो फीलिंग आती है वो सब। गांव के लोग हरियाणा में डॉक्टर के पास जाके कहते हैं मेरी छाती में दुम्मा सा उठता है। पंजाबी में कहते हैं मेरे ना चित्त काउम करना। चित्त इज द दिल बट काउम कब कैसे बताओ भाई क्या बीमारी है? Hello. Welcome to another episode of The Fourth Dimension. मेरा नाम प्रयास चौधरी और आज मेरे साथ डॉक्टर अविरल वत्स. Hello. In today's episode, we will try and find the fourth dimension of a doctor as a human being. Okay. I'm not talking about how you treat people or बीमारियों के बारे में. I want to go deeper into the layers of a doctor who is also a human being. उसके भी emotions होते हैं, उसके भी feelings होती हैं, वो भी कभी खुश होता है, कभी sad होता है, and all that. आज मेरी भी सुनी जाएगी मतलब. हाँ, आज आप अपना रोना रो सकते हो. जी. तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये मुझे बताओ कि बीमारी लेके कोई आता है, ठीक है, आपके पास. आपने इंडिया में भी प्रैक्टिस करी होगी और आज के दिन आप स्कॉटलैंड में प्रैक्टिस करते हो. जी. ये बताओ कि मरीजों में कितना फर्क होता है? बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहा. डू यू सी अ बिग डिफरेंस इन द एटीट्यूड जनरली? और मैं यू कैन नॉट जनरलाइज एवरीथिंग. हैव यू सीन एन ओवरऑल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मरीज जो गोरे मरीज यूके के जो मरीज हैं कंपेयर टू इंडिया के जो मरीज हैं? काफी फर्क है. यहाँ पे भी अगर मैं जो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो होते हैं लोग उनकी बात करूं या जो बाहर साउथ ईस्ट एशिया से जो लोग आए थे उनकी बात करूं, उनका जो बीमारियों के बारे में अपनी दुख तकलीफों के बारे में बात करने का तरीका है. अच्छा. हाँ, वो अलग होता है. वो ही अलग होता है. बताओ जैसे कैसे एग्जांपल दोगे? एग्जांपल अब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई अपना इंडिया पाकिस्तान अपनी जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कोई आ जाए, कोई लेडी आ जाते हैं या कोई भी पेशेंट आ जाता है तो ये सिम्टम्स भी बताते हैं ना, तो वो बहुत नॉन स्पेसिफिक से होते हैं. जैसे अपने इंडिया में भी काफी नॉन स्पेसिफिक चलता है. हरियाणा में एक जोक है, बोलते हैं कि गांव के लोग हरियाणा में डॉक्टर के पास जाके कहते हैं मेरी छाती में दुम्मा सा उठा है. बस एग्जैक्टली. हाँ, पंजाबी में कहते हैं मेरा ना चित्त काउम करता है. चित्त इज द दिल बट काउम कब कैसे बताओ भाई क्या बीमारी है? तो यहाँ वाले जो यहाँ वाले पेशेंट जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, नहीं कहूँगा उनकी बैकग्राउंड कोई भी हो, लेकिन जो यहाँ के जिन्होंने पढ़ाई लिखाई सारा कुछ यहाँ का सिस्टम में है, वो आके आपको जिस चीज की उनको सीधी, मैं ये नहीं कहता सभी ऐसा करते हैं, लेकिन अक्सर आसान होता है उनसे ये चीजें पता करने की क्या चीज है जो आपको तकलीफ दे रही है. अच्छा. हाँ, तो वो यहाँ से शुरू नहीं करेंगे कि मेरा सारे शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है और मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा है और मेरा इधर भी. वो सीधा करेंगे मेरे ना सिर दर्द हो रहा है, पिछले 2 हफ्ते से हो रहा है, मैंने पैरासिटामोल भी खा के देख ली लेकिन ठीक नहीं हो रहा, इसका कुछ करो. तो बड़े वो प्रिसाइसली बताते हैं थोड़े. हाँ, आई वुड से कि ओवरऑल देखो जनरलाइज जैसा आपने कहा तो कर नहीं सकते, लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी कह लो आप, वो थोड़ी ज्यादा सीधी होती है, स्पष्ट होती है. अब ये भी हो सकता है कि बचपन से वो इसी सिस्टम में जो कि ज्यादा एक्यूरेसी को प्रमोट करते हैं, हम उसको जानने की कोशिश उसके आदी हुए होते हैं. अपना अगर इंडिया की हम एग्जांपल लें तो डॉक्टर आपकी शक्ल देख के डायग्नोज करने की कोशिश करता है ना, जिसमें आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाता. आप बोलते हो मेरे सिर में दर्द है, गोली लिखी जाती है. मैं यहाँ पे 10 मिनट लगा दूंगा या एटलीस्ट 6-7 मिनट तो लगाऊंगा पेशेंट के उसी सिर दर्द के बारे में जानने के. पहले सिम्टम, चारों तरफ के सिम्टम पूछोगे. मैं ये भी मतलब डिपेंड करता है, अगर कोई मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि मुझे ना डिजीनेस सी होती है ना, आप पूछेंगे, अगर आप कहेंगे डिजीनेस होती है तो मेरे थोड़े डिफरेंट सेट के क्वेश्चन होंगे. आप मतलब एक यंगर बंदा, अगर कोई 60-65 से ऊपर आएगा तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके घर में और कौन है, क्योंकि यहाँ अकेले भी बहुत रहते हैं, तो उनके जो सोशल सर्कमस्टांसेस है वो भी मैं जानना चाहूंगा. तो उसी हिसाब से मैं इलाज भी कई बार डिफरेंट हो जाते हैं. आपका अगर बोलोगे कि मैं अकेला रहता हूँ तो मैं फिर थोड़ा डिफरेंट, उसका मेरा जो अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी, वही डिजीनेस की. अगर आप कहें कि मेरे घर में मेरी वाइफ है, ठीक है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, चलो एक दूसरा इंसान है जो अगर गड़बड़ होती है तो वो भी अलर्ट कर लेंगे. तो ऐसी चीजें हैं जो
जो मेरी अप्रोचेस चेंज हो जाती है, इसीलिए जो कल्चरल जो आपने बात की है तो उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो डिफरेंसेस तो है। और एक डिफरेंस बताओ मुझे, जो मैंने देखा है और मैंने भी करी हुई है ये गलती, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो आजकल सब लोग गूगल पे सर्च करके जाते हैं और जाके डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे ये बीमारी है, वो पता नहीं वीडियो देख के, बट डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप अपने सिम्टम बताओ, डॉक्टर बताएगा कौन सी बीमारी है। ये कल्चरल नहीं है, ये यहाँ के कल्चर में भी, कई कल्चर्स में होता है। और यू आर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डॉक्टर को अपना डायग्नोसिस नहीं आपको बताना चाहिए। आज भी मैं आया हूँ प्रैक्टिस से, तो मेरे साथ अगर मैंने 25 पेशेंट देखे होंगे तो उसमें से 3-4 ऐसे थे जिन्होंने मुझे सीधा कहा मुझे ना आप साइनोसाइटिस के लिए एंटीबायोटिक्स दे दो, या फोन करके बोला कि मुझे ना एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब कर दो। तो फिर मैंने उनको पूछा कि भाई मुझे सिम्टम तो बताओ क्या है। डायग्नोसिस करना मेरा काम है, आप मुझे सिम्टम बताओ, आप अपने सिम्टम्स बताओ। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप गूगल बाबा पे सर्च करके बैठे होते हो और वो कुछ भी, वो तो हर तरह की चीज बता देते, कुछ भी ढूंढ लो, सिगरेट पीने के फायदे मिल जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे अपना डायग्नोसिस बना, और जैसा मैंने कहा आपको, वही सिर दर्द के डायग्नोसिस अलग अलग हो सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट अलग अलग हो सकती है। तो आपको अपना तकलीफ क्या है ना वो बतानी चाहिए। और ये प्रॉब्लम मेडिकल, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो मेडिकल स्ट्रीम के हैं, एज अ पेशेंट वो भी ये गड़बड़ करते हैं। डॉक्टर्स भी कई बार गड़बड़ करते हैं, अपने जीपी को बोल देते, अपने जो उनका डॉक्टर होता है आगे उनको भी बोल देते हैं कि मेरे को पता है कि मुझे तो ये है तो इसकी दवाई दे दे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब अगर आप डॉक्टर हो तो आपसे ज्यादा आपके सिम्टम कौन जानता है, राइट? तो क्यों नहीं आप अपनी बीमारी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये टेक्निकली मतलब आपको इसके अगेंस्ट एडवाइस किया जाता है कि आप खुद की छोटी मोटी तो आप करते ही हो, छोटी मोटी तो आप करते ही हो ना, सर दर्द जुकाम खांसी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं कैंसर का शक हो या थोड़ा डायबिटीज है बड़ी जो लॉन्ग टर्म भी चल रही है, तो यही बोला जाता है कि आप अपनी और इवन अपने परिवार की अराउंड जो आपके बिल्कुल क्लोज वाले हैं ना, उनके आप डायग्नोसिस, उनका ऐसे मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें इमोशंस आ जाते हैं, आदमी एम्प्लीफाई कर देता है अपनी प्रॉब्लम को। और जब जैसे हम बैठे हैं ना, हमारे दिमाग में एक दूसरे के प्रति को पहले से ही इमेज बनी हुई है, ऐसे ही हमारी अपने पार्टनर के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो हम सोच लेंगे अरे ये तो मुझे पता है, मुझे पराठे खा के सोते हो तो आपको तो कैसे, हाँ ये तो फालतू है, या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे हम। सो अगर आप अपने जो सिम्टम्स है सिस्टमैटिकली एक थर्ड पर्सन को, डॉक्टर को बताएंगे ना, तो दे आर इन अ बेटर प्लेस। ऑब्वियसली वो आपसे भी पूछेंगे कि आपके क्या, हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि ये क्या है। अच्छा, ये पूछते हो? हाँ, मैं ये स्टैंडर्ड, मतलब ये पूछा जाना चाहिए, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। क्यों, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें 3 चीजें होती हैं जो पूछी जाती हैं, आइडियाज, कंसर्न्स और एक्सपेक्टेशन। इससे फायदे मैं आपको इसको बाद में बताता हूँ, लेकिन होते क्या वो बताता हूँ। जैसे आपने कुछ कहा मुझे ना कि आपके सर में दर्द है, उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो मैं अगर आपको पूछूंगा अच्छा तो आपको क्या लगता है, तो तब आपको जो गूगल सर्च है ना वो सारी उसमें आ जाती है। तो आप जवाब देते हो कि मैंने ना गूगल सर्च की है तो उसमें तो मुझे कैंसर निकल के आया है कि मैं कैंसर है मुझे, ठीक। ये मुझे आपका आइडिया होगा कि आपको इस बारे में क्या आइडिया है। अच्छा। फिर मैं पूछूंगा कि इसका फिर कंसर्न क्या, आपको मतलब डर, इस बात का डर क्या लग रहा है। तो आप बोलते हो कि यार कैंसर का डर लग रहा है, मतलब मैं मर तो नहीं जाऊंगा कहीं। और हर कोई ये नहीं बोलता, कोई दूसरा बोलेगा नहीं मुझे तो माइग्रेन लगता है, तीसरा बोलेगा मुझे तो ऐसे ही हो जाते हैं ये, मतलब मैं कुछ ज्यादा सोच ही नहीं रहा, मुझे नहीं पता क्या है। ऐसे भी होते हैं लोग। तो कंसर्न सामने आ जाता है, आइडिया हो गया, कंसर्न हो गया। फिर मेरा अगला क्वेश्चन होता है कि आप फिर आपके दिमाग में क्या है कि डॉक्टर आप ये करो ये करो, ये एक्सपेक्टेशन क्या है, आप करवाना क्या चाहते हो मेरे से। हाँ, कोई मुझसे सिर्फ पैरासिटामोल लेके काम चलाना चाहता है, कोई सिर्फ रीएश्योरेंस चाहता है। कोई लोग बोलते हैं कि मुझे आप सिर्फ रीएश्योर कर दो, मैं तो सिर्फ रीएश्योरेंस देख रहा हूँ, ये बोलते हैं वो, रीएश्योरेंस देख रहा हूँ कि ठीक है, कोई ज्यादा भयंकर बात तो नहीं है। कोई बोलते हैं नहीं मुझे तो सीटी स्कैन कराना है, तो ये कोई कहते हैं ब्लड टेस्ट करवाने हैं। तो ये मैं एक्सपेक्टेशन मैं जान लेता हूँ कि आपकी क्या है। और इससे पहले मैंने आपके सिम्टम्स पूछ लिए हैं, मैंने उसकी हिस्ट्री पूछ ली है, फैमिली हिस्ट्री पूछ ली है कि भाई घर में हेडेक की प्रॉब्लम तो नहीं है बहुत, उसका भी असर होता है। आपकी और बीमारियां क्या, मैं एक नजर में ये भी देखता हूँ कि आप दवाइयां कौन सी ले रहे हैं। बीच में मुझे ये भी पूछना होता है आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं कि नहीं पीते हैं, कितनी पीते हैं, आपका जॉब क्या है। ये सारी चीजें मतलब जो है जाननी पड़ती हैं। उसके बाद फिर आप, मेरे लिए भी हेल्प होती है। इसका फायदा ये है
जब मैंने आपको ये 3 चीजें आइडियाज, कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशन पूछ ली ना, आपके सारी निकल गया भड़ास, आपकी भड़ास निकल गई। भड़ास क्या है, वो जेन्युइन है, वो है ना। मैं क्यों बैठा हूँ, आप ही की सुनने के लिए तो बैठा हूँ। दैट इज ठीक तो मेरे को ही करने के ठीक तो आप ही को करना है। मेरी अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन है ना, वो तो मैंने जब पेपर पास किया अपने, मेरा लाइसेंस मिल गया तब हो गई, मैं डॉक्टर बन गया। तो अब तो मुझे आप ही को ठीक करना है, और आप जैसा बताएंगे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी उसको मुझे मैनेज करना, डील करना है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आपको मेरी अप्रोच पे ट्रस्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि मैं आप ही की तो सुन रहा हूँ। उसी बेस पे मैं फिर अपने जो मेरी प्रोफेशनल स्किल है, नॉलेज है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि देखो ये आपने सिम्टम बताए थे, अब आपने कहा था कि मुझे कंसर्न है कि कैंसर तो नहीं है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा कि देखो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसे ऐसे रेड फ्लैग नहीं है, कैंसर के ये रेड फ्लैग हो सकते हैं, अगर आपको लगे तो आप वापस आके मेरे साथ बात करें, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता। अब क्योंकि ये कैंसर नहीं लग रहा मुझे, तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसके भी रिस्क होते हैं, अगर स्कैन कराएंगे उसके रिस्क बेनिफिट होते हैं। तो तब आपको लगेगा कि यार ये बंदे ने सोच के सारा कुछ करके मुझे कहा तो ठीक ही किया हुआ है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और जो भी हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं आपको दूंगा, अगर मैं ये बोल दूं ना कि जो मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा वो फिर गलत हो जाता है। अभी क्या अप्रोच चलती है कि लेट्स शेयर्ड डिसीजन मेकिंग कहते हैं उसको। मैं अपनी स्किल लेके आऊंगा कि देखो ये 3 ट्रीटमेंट पड़े हैं, इसके ये फायदे ये नुकसान है, आप देखो आपको कौन सा ठीक लगता है। वो फिर अक्सर पेशेंट बोल देंगे आप बता दो कौन सा ठीक लगता है, तो मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ, फिर आप वो ट्रीटमेंट लोगे, है ना। को आप सेकंड थर्ड ओपिनियन की तरफ जाना नहीं जाओगे फिर जल्दी, बिकॉज आपकी तसल्ली हो गई है, मैंने भी अपनी पूरी स्किल लगाई है। तो इसके ये फायदे हैं कि ट्रस्ट बनता है, आप ट्रीटमेंट लोगे तो उसके ठीक होने के चांसेस ज्यादा, ठीक होने के चांसेस ज्यादा, तो आपकी परेशानी कम, आप वापस नहीं आओगे इतनी जल्दी, मेरी भी परेशानी कम। तो ये पूरा साइकिल जो है ये चलता है फिर उसके साथ। डॉक्टर साहब, हर प्रोफेशन में कुछ पसंदीदा चीजें होती हैं, जैसे मैं मान लो आईटी में काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को इस तरह का काम ज्यादा पसंद है, उस तरह का। तो मे बी इट इज नॉट सो फनी, बट आपकी कोई फेवरेट बीमारियां हैं? फनी तो है। हाँ नहीं, you're right। एक्चुअली अभी तो चलो मैं एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, जो कि फिजिशियन कह लो, मेडिसिन वाला इंसान काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने एमबीबीएस खत्म की थी तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी सर्जन। तो सर्जरी मैंने की भी, हाँ वो मैंने की भी, इंडिया में मैंने काफी वो काम भी किया। आई रियली एंजॉयड इट। जब आप सर्जरी करके थिएटर से निकलते हो, वो एक जो फीलिंग आती है, वो सब पता है। जिसकी बीमारी काट के निकालती है, इतनी ड्रामेटिकली तो नहीं आती, लेकिन हाँ आता है कि यार कुछ किया, क्योंकि वो आपके सामने फिजिकल वो है ना, आपने किया कुछ हाथ से, वो सब। जो मेडिसिन है वो बहुत थॉट थिंकिंग वाली रहती है ना। आपके सामने मैंने आपको आज दवाई दी है ना, तो हफ्ते बाद ठीक हो क्या आओगे, वो तब तक आप मुझे भूल जाते हो, मैं आपको भूल जाता हूँ, है ना। तो इस सर्जरी का आपने सामने कुछ किया, तो वो था मेरा मेन। लेकिन अब जो मैं मेडिसिन बेस्ड ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो हाँ मैं आई एम वेरी हैप्पी विद, जैसे होती है ना मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज जो होते हैं। एक मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन की तरफ भी है, तो उसको लेकर जो जॉइंट पेन से लेकर मसल की जो पेन्स होती हैं, इंजरीज होती हैं, जो वो वाली, वो मेरे लिए ज्यादा मुझे मतलब आई आप कह लो आई एंजॉय। मेंटल हेल्थ को लेकर जो मेरे लेवल का जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उसको लेकर आई एम कंफर्टेबल। तो हमारे डॉक्टरों की भी कुछ फेवरेट बीमारियां होती हैं, मान लेना चाहिए। आपको अनफेवरेट टाइप भी बता दें, चैलेंजिंग, जो चैलेंजिंग होते हैं ना, चैलेंजिंग होती है जब कोई स्किन डिजीजेस जैसे मान लो आप, है ना। मैं बेसिक वाली तो आई एम ओके, लेकिन जो वो 2 महीने हो गए उसको ट्रीट करते हुए समझ नहीं आ रहा क्या, वो मेरे लिए बड़ी ना, जिसको ना खिची पिची सी होती है अंदर, हार्ट सिंक। मेडिकल टर्म में तो नहीं, डॉक्टर्स में अक्सर होता है कि ये हार्ट सिंक पेशेंट है। हार्ट सिंक क्या होता है? हार्ट सिंक का मतलब होता है कि जैसे हमें मालूम चला ना कि मान लीजिए ये डिजीनेस से पेशेंट आ गया, वो हार्ट सिंक इसलिए है क्योंकि यार कुछ भी हो सकता है, वो ड्रामा भी हो सकता है, जो कि हम कहते नहीं है, लेकिन मतलब वो उसको फंक्शनल कह लो, वो भी हो सकता है, सिंपल ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और ऑल द वे टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वो एक हार्ट सिंक इसलिए होता है कि आपको 7-8 मिनट में ना वो डिसाइड करना है कि वो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, आपको यू हैव टू मैनेज। तो ऐसी जो जैसे आप खांसी लेके आते हो, तो मेरे लिए वो 3-4 ऐसे 5-7 स्टेप्स हैं जो में आप भी सेफ हो जाते हो, मैं भी सेफ हो जाता हूँ, ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे भी लोग आते हैं आपके पास जो नकली बीमारी बनाने के लिए आए होते हैं, जिनको छुट्टी चाहिए होती है कि यार कागज बना दो मेरा, मतलब बताएंगे नहीं आपको, बट आपको समझ में आ जाता है कि हाँ साला सिर्फ कुछ चाहिए इसको, यार ड्रामा कर रहा है, इसको कोई दवाई चाहिए मेरे। हाँ होते हैं, बहुत नहीं होते, कैसे हैंडल करते हो?
उसका एक तो यहाँ का अपना यूके में स्कॉटलैंड में काम करने का फायदा ये कि आपका सारा रिकॉर्ड पीछे पड़ा होता है। तो पेशेंट को जब हम वेटिंग रूम में हम खुद जाके बुलाते हैं ना, वो उससे पहले एक 10-15 सेकंड 20 सेकंड रिकॉर्ड खोल के क्विकली मेडिसिन क्या चल रही है क्विकली नजर उसमें सामने आ जाता है। अगर मान लीजिए लगातार पिछली 5 बार आपने सिक लीव लेके गए और उसमें साथ में डायग्नोसिस होता है तो पता लग गया कि ये चल रहा है, तो यू हैव सम आइडिया कि रेगुलर किस पे होती है, तो वो एक आइडिया हो जाता है। फिर आप जब बात कर रहे हो, जब मैंने आइडियाज, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन सब पूछता हूँ ना, ये सब चीजें डिटेल में सिम्टम्स को भी पूछा जाता है, तो उसमें आपको भनक लगनी शुरू हो जाती है कि ये उसमें भी आप हम सीधा नहीं मैं ऐसे कह सकता कि आप ड्रामा कर रहे हो यार। उसमें भी हमें एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव जो हमें पहला शक करना ही पड़ता है कि बीमारी है। जब हम रूल आउट कर लेते हैं कि बीमारी नहीं है, हमने सारा कुछ कर लिया, वो फिर लास्ट में डायग्नोसिस होता है कि ये फंक्शनल था, ये मतलब इसमें कुछ मिला नहीं है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट आपको पहले उसको ऑब्जेक्टिवली ब्लड टेस्ट से रूल आउट करना होता है। लेकिन हाँ, बहुत लोग आते हैं जो सिक लीव भी लेते हैं, दी भी जाती है, ये भी होता है, यहाँ पर भी होता है, हाँ दी जाती हैं, और वास्ट मेजॉरिटी तो जेन्युइन ही होता है, लेकिन होता है बीच में वो भी होता है, और हमें टाइम बड़ा लिमिटेड दिया जाता है ना, 10 मिनट ही होते हैं। और जो आप सिक लीव की बात कर रहे हो वो तो उस 10 मिनट में भी नहीं होते, कई बार उसकी सेपरेट लिस्ट होती है कि आपको ये आज इशू करनी है, तो उसमें पुराना रिकॉर्ड बहुत काम आता है। अच्छा, यू सी लुक एट दैट, क्या चल रहा है, कईयों को बीमारियां जेन्युइन वो होती हैं, हमें मालूम है कि वो तो यार अब लंबा चले। अच्छा, ये बताओ कि सर मूड कभी ऑफ भी होता है, कभी बड़ा अच्छे मूड में होता है डॉक्टर, मेरा मतलब इंसान, हर इंसान, ठीक है, कभी थका हुआ भी होता है, कभी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बट मैं जैसे आईटी में काम करता हूँ या वल्ली अपने फिल्म प्रोड्यूसर है, तो यूं है कि किसी दिन काम नहीं कर रहा, थोड़ा अच्छा काम नहीं किया, बट आपको तो हमेशा उसी लेवल की सर्विस देनी है आदमी, राइट। बीमारी अगर वो आपके पास आया तो उसका कसूर तो नहीं है कि आपका मूड खराब है, उसको तो अपनी बीमारी का वैसा इलाज करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब कैसे हैंडल करते हैं? हाउ डू यू ट्राई एंड मेंटेन द सेम लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कंसर्न पेशेंट के लिए? कोई ट्रेनिंग होती है इसकी या खुद ही सीख जाता है आदमी टाइम के साथ? इंडिया में तो इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी हमें। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, इंडिया में काम भी किया, इस चीज की कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं थी। यहाँ पे जब मैंने जो चीजों में ट्रेन किया उसमें कुछ चीजें इनबिल्ट थी जो कि इस चीज में हेल्प करती हैं। ट्रेनिंग का पार्ट थी। जिस तरह से हम पेशेंट से बात भी कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, कई बार मूड अच्छा होता है, नहीं होता, खुश होते हो, बीवी से लड़ाई हुई होती है, कुछ भी हो सकता है, नींद नहीं आई होती, इंसान ही हो ना, नींद नहीं आई होती, लैक ऑफ स्लीप होती है, व्हाटएवर। तो उसमें जैसे ही आप पेशेंट के साथ शुरू करते हो ना, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होती है, और वो जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है वो हमें ड्रिल डाउन की होती है ट्रेनिंग के टाइम पे। कई बार मूड ऊपर नीचे होता है, कई बार आप सोए नहीं होते हो, लड़ाई हुई होती है घर में, सो मेनी रीजंस। लेकिन जब आप पेशेंट को बैठ के देखना शुरू करते हो, तो जो एक कंसल्टेशन जो होती है ना, वो एक बहुत ही एक बैकग्राउंड में हमारे दिमाग में वो बड़े स्ट्रक्चर तरीके से की जाती है। तो ट्रेनिंग में वो जो स्ट्रक्चर है उसको ग्रिल किया जाता है प्रॉपर तरीके से। अगर आपने उसको मास्टर नहीं किया, तब आप एग्जाम क्लियर नहीं करते, तब आप लाइसेंस नहीं मिलता आपको वो प्रैक्टिस। और ये यहाँ पे तो मेडिकल स्कूल से ही शुरू हो जाता है। तो जो मेरे जैसे जो डॉक्टर इंडिया से आते हैं, बाहर से आते हैं, वो जब स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, तब वो फिर उस स्ट्रक्चर को अपनाते हैं। उनको करना, वो कम्युनिकेशन स्किल का एग्जाम पूरा ऑल टुगेदर। फिर भी मतलब आदमी का खुद सर दर्द हो रहा है, सामने वाला बोल रहा है मेरे सर दर्द हो रहा है, उसी पे आ रहा हूं, कैसे मैनेज करोगे उसको? उसमें क्या है कि वो जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको पता है कि ये 5 चीजें आपको कवर करनी है, वो 5 चीजों का मुद्दा यही है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी बाहर आएंगी, और जो मुझे चेक करना वो भी होगा, और उसके बाद आपकी नॉलेज जो है वो ट्रीटमेंट भी ऑफर करेगा। कभी ऐसा लगता है कि हमारे इस आदमी को ठीक से नहीं देखा? हाँ, बहुत लगता है, वो डेली लगता है। अच्छा, क्योंकि इतनी वेरिड है ना प्रॉब्लम्स, और जो मेरा प्रोफेशन है उसमें तो एक बच्चा क्या, प्रेग्नेंट लेडी से लेकर एल्डरली तक, कैंसर, कोई भी बीमारी कोई भी आ जाता है, एंड कौन आएगा वो भी मालूम नहीं है। 6 महीने के बच्चे के बाद 80 साल के बुजुर्ग भी आ जाएंगे। सो बड़ा वेरिड होता है, तो सारा कुछ एकदम से रखना,
तो जब ऐसा हो जाता है तो हमारे पास एक जरूर बेनिफिट है कि हम उनको कॉल बैक भी कर सकते हैं। मान लो फोन नंबर होते हैं, जैसे मुझे आज भी जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने कुछ उनसे बात करी, मैंने फिर टेस्ट करवाने थे जो कि बात के टाइम पे पूरे नहीं हुए। जब मैं बाद में नोट्स टाइप कर रहा था तब मुझे ख्याल आया कि यार इनकी ईसीजी करवा लेनी चाहिए। मैंने फॉर्म भरा, फोन कर दिया कि मैंने आप वो बात नहीं हुई तो ये ईसीजी करवानी है, तो वो कवर अप। जब मैं ऐसा नहीं करना है तो मैं रिसेप्शनिस्ट को बोल दूंगा। तो पेशेंट के घर जाने के बाद आप फोन करके बोलते हो कि ये हाँ, करवा लो। हाँ, कई पेशेंट्स हम फोन पे डील कर रहे होते हैं तो उनको दोबारा फोन कर लेते हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता तो ऐसी चीजें रिसेप्शनिस्ट कन्वे कर देती है। तो ऐसे ऐसे ये हॉस्पिटल में चीजें थोड़ी कम होती हैं क्योंकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिसिन ज्यादा चलती है। इसमें जो 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 पब्लिक फेसिंग ऐसे जो मैं कर रहा हूँ इसमें यू हैव दैट टाइम। अगर आपको मान लीजिए मुझे आज समझ नहीं आया कि आपको बीमारी क्या है, जो कि बहुत हो जाता है, तो मैं फोन पे आपको बोल भी सकता हूँ कि ये हम कर रहे हैं, ये एक छोटा सा प्लान है, आप ऐसा कीजिए 4 दिन बाद फिर आ जाइए अगर ये बदतर होती है कुछ भी होता है। तो वो टाइम जो है उसको भी हम यूज कर सकते हैं और ये पेशेंट भी ठीक रहता है, हम भी ठीक रहते हैं क्योंकि पेशेंट को बता दिया जाता है कि अगर ऐसे वो एक तरीका है। अगर हम नहीं मालूम अब क्या करो, आपने पूछा तो कुछ और तो आपने बीच में कुछ और तो अगर वापस आते हैं इमोशंस को कैसे डील करते हैं, तो पर्सनली मैं आपको जो चीजें हम पेशेंट को बता रहे होते हैं वो हमें भी हम खुद पे भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चालू कर ही देते हैं। चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, अच्छी डाइट खाना हो, रेगुलर स्लीप लेने की बातें हो। मेरे साथ रिसेंटली हुआ, मैं पेशेंट को बोलता रहता था इतनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए हफ्ते में, मैं खुद करता नहीं था। तो उसी चीज से मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट से मैं 2-3 महीने निकला, फिर उसके बाद मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ी, चाहे मैं वॉक्स पे जाता था। तो अब आप एक्सरसाइज करते हो जितने वॉक्स? हाँ, वॉक्स करते हो। हाँ, ऐसा नहीं होता कि सारा दिन आदमी बीमारी सुन सुन के कुछ मूड पे फर्क नहीं पड़ता, कुछ इमोशन? नहीं, वो नहीं पड़ता। वो इनफैक्ट उल्टा होता है कि अगर कोई बीमारी के साथ आता है, कोई बताता है और आप कोई सॉल्व कर देते हो, कोई ट्रीटमेंट दे देते हो, मेजॉरिटी लोग थोड़े सेटिस्फाइड जाते ही हैं, गुस्से वाले भी आते हैं, मतलब बहुत वो भी होता है, लेकिन तो वो जो फीडबैक मिलता है या जो आपको लगता है कि हाँ मैंने ठीक कर, वो सेटिस्फैक्शन है। हाँ, उससे मूड, शाम को मूड अगर आपने बहुत ज्यादा काम नहीं होता, जैसे होता है कि बहुत इमरजेंसीज ना ज्यादा आ गई, तो मूड ठीक रहता है उससे। कभी ऐसे होता है कि कोई पेशेंट जो आपके पास दिमाग में चिपक जाए, उसके बाद आप उसको ट्रैक करते हो, चाहे वो आपके पास दोबारा नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं उसका हुआ क्या, ऐसा भी होता है? बहुत होता है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं तो थोड़ा दिमाग कम है तो इसलिए वो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो उसका स्टिकर निकाल लेता हूँ, वो एक पेपर पे चिपका लेता हूँ। अच्छा। और उस पर लिख लेता हूँ कि क्या देखना है उसके बारे में, क्योंकि सबका किसी का ब्लड्स होते हैं, किसी का इन्वेस्टिगेशन होती है कुछ देखने के लिए, तो वो फिर वो देखने के लिए अपने लिए जिस दिन फिर टाइम होता है उस दिन फिर बैठ के रिकॉर्ड्स में देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे जो अगर मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल भेजा, मुझे शक हुआ कि कैंसर तो नहीं है, तो मैं फिर देखना जब उसकी लिस्ट वापस आती है, तो मेरे पास नहीं भी आती कई बार क्योंकि कोई भी उसको देख सकता, तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। तो क्यूरियोसिटी होती है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है कि यार वो आदमी, हाँ, उसका बड़ा, हाँ, एक तरह का एक छोटा सा कनेक्शन तो बन ही जाता है, कुछ भी हो। लेकिन उसका एक और है, उसमें आप ये भी देखते हो कि जो मैंने किया वो ठीक था। अगर मुझे शक था कैंसर का, मैंने भेज तो दिया, वो था भी कि नहीं था तो मुझे क्या डिफरेंट करना चाहिए। ये भी एक प्रोसेस है ट्रेनिंग का हमारा, उसमें आप रिफ्लेक्ट करते हो। अच्छा, एक चीज और बताओ कि जैसे आपके पास तो कोई भी आ सकता है, कोई फीमेल भी आ सकती है, मेल भी आ सकता है, और कई बार चेकअप में, टेस्ट में जो भी कुछ होता है, you have to touch or test or whatever you call it, intimate examination you can call it. How do you protect your dignity plus at the same time respect the patient's? उसकी क्या प्रोसेस होती है? ये तो खैर बड़ी क्या बोलो आप, थोड़ा फार एंड वाली बात होगी जो एग्जामिनेशन ऑफ इंटीमेट पार्ट्स की बात होती है। लेकिन अगर आप वैसे भी, अगर मैंने मान लो आपके लंग्स ही सुनने हैं जो कि सिर्फ पीठ का एक्सेस करना और अपना वो स्टेथोस्कोप रखना है, तब भी आप पेशेंट से कॉन्सेंट मांगते हैं सबसे पहले। मैं बोलूँगा कि आप कॉफ वगैरह के साथ आए, चाहे आप आदमी हो या लेडी हो, डजंट मैटर, आप आए, कॉफ है, ये मैं कहूँगा मुझे लंग सुन लूँ मैं आपके चेस्ट में, तो आप बोलोगे हाँ सुन लो, दैट इज द कॉन्सेंट, है ना। वो कॉन्सेंट बहुत बड़ी चीज है और हर चीज में मांगी जाती है। वो एक बच्चे से भी पूछा जाता है, कैन आई डू दिस विद यू? ये जो आप बता रहे हो कंसेंट वगैरह, ये यहाँ पर तो होता ही है, ऐसा इंडिया में भी
पढ़ाया जाता है कि नहीं, होता होगा नहीं, ये तो हमें नहीं पता। थियोरेटिकली तो पढ़ाया जाता है, लेकिन वो इस तरीके से ट्रेनिंग में इंक्लूडेड नहीं होता कि आप हर पेशेंट को हर एग्जामिनेशन से पहले ऐसे मतलब हर चीज आपके रिफ्लेक्सेस में नहीं आता वो पूछने का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ तो जो सुपरमार्केट पे भी जो बैठी होगी उसकी भी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो डिफरेंट होती है। जो पोस्ट ऑफिस में बैठ के आपको बता रहे होते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो आपको बहुत कुछ वर्बलाइज करते हैं जो जो कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ मेडिसिन का भी थोड़ा सिमिलर है। इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में हर चीज की कॉन्सेंट नहीं है। हाँ, इंडिया में क्या होता है कि जब आपने ऑपरेशन करवाना है तो वो साइन करवाया जाता है कॉन्सेंट, वो बड़ी वाली होती है, लेकिन डेली प्रैक्टिस में बहुत कम होती है। ठीक है, तब यहाँ की बताइए, आप बता। तो ये हम कॉन्सेंट जो है हर चीज के लिए लेते हैं। जब आप पेशेंट आपके पास आ गया ना, दैट मीन्स वो एक इम्प्लाइड कंसेंट होती है कि मैं आपके पास अपना दुखड़ा लेने आएंगे तो आप सुन लो, ठीक है। लेकिन जब मुझे एग्जामिन करना है तो मैं पूछूंगा कि मैं कर लूं कि नहीं कर लूं। कई ऐसे टेस्ट होते हैं पेशेंट कहते हैं नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, फिर उनको पूछा जाता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आप कंफर्टेबल हों, तो कोई बोल देंगे, कई जैसे जनरली अगर डिफरेंट जेंडर के हैं पेशेंट, को फीमेल पेशेंट मुझे बोल देंगे कि नहीं आई एम कंफर्टेबल विद द फीमेल एग्जामिनर, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं उनको उसके साथ रीबुक करवा दूंगा या नर्स के साथ एग्जामिनेशन का कुछ बुक। अगर उनको वो बोले कि नहीं करवा लो, कर लो, कोई अगर इंटीमेट एग्जामिनेशन की बात मैं करूँगा तो अगर वो करवा लो, तो उसमें ये भी ड्रिल किया जाता है कि यू हैव टू हैव समबडी कॉल्ड अ शैपरॉन। शैपरॉन होता है कि मान लीजिए किसी की एग्जामिनेशन ऑफ इंटीमेट पार्ट्स करनी है तो आप पहले कॉन्सेंट देते हो, उनको बताते हो, चाहे वो आदमी का भी करना हो तो उनको बताऊंगा कि मैं ऐसे होगा ये, आर यू ओके विद इट कि मैं एग्जामिन कर लूं? वो कहते हैं हाँ जी। तो उसके बाद मैं पूछता हूँ वुड यू लाइक टू हैव अ शैपरॉन। अच्छा, हाँ, तो शैपरॉन एक अलग पोस्ट होती है हॉस्पिटल में? नहीं, शैपरॉन हॉस्पिटल की वो शैपरॉन होता है कि कोई थर्ड पर्सन प्रेजेंट हो जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, फ्रॉम द स्टाफ ऑफ द सेम जेंडर एज द पेशेंट। यस, दैट इज मोर सेफ, दैट इज वेरी सेफ। अक्सर ये जरूरत होती है जब जेंडर डॉक्टर और पेशेंट के ऑपोजिट हो जाते हैं, है ना, तब अगर वो में नहीं है तो, क्योंकि अगर जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो फीमेल पेशेंट्स को, अक्सर पेशेंट भी नहीं मांगते जेंडर को, दैट गोज ओके। लेकिन अगर मेल और फीमेल ऑपोजिट है फिर आपका शैपरॉन का रोल बहुत बड़ा होता है, और वो शैपरॉन जितना हो सके न्यूट्रल होना चाहिए। आप रिलेटिव को भी नहीं रखते हो, अगर पेशेंट के साथ का कोई रिलेटिव आ गया तो यू डोंट वांट दैट। हाँ, कोई स्टाफ का है पर्सन, उसको आप आते हैं, वो ऐसा वो वहां पे खड़े होते हैं बेसिकली just present as a witness के कुछ गड़बड़ नहीं हुई। Witness of the examination. No, they are not witnessing the examination. They are just witnessing कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कि गड़बड़ in the sense कोई किसी की डिग्निटी तो नहीं खराब हुई, किसी को बाद में अगर पेशेंट बोले कि नहीं इसने तो मेरे साथ खराब किया, तो there is a witness to that. Okay. और वो I think that chaperone not only protects the interests of the patient, it also protects your interests as well. Yeah. I mean, vast majority, 99.9% of the times, I will not go and examine a female patient without a chaperone. अगर फीमेल पेशेंट बोल भी दे तो आपकी भी चॉइस होती है। अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे शैपरॉन चाहिए, लेट्स गेट इट, एंड वो बोले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो अगर ये बात थोड़ी बढ़ जाए ना कि वो नहीं चाहती और मैं चाहता हूं, तो आई कैन आल्सो से कि नहीं फिर ऐसा करते हैं, somebody else will examine you, I am not comfortable doing it। अच्छा, आप भी मना कर सकते हो? हाँ, अगर बिना शैपरॉन के मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस। वो भी क्योंकि मुझे भी तो अपनी सेफ्टी देखनी है, तो सेफ्टी इन द सेंस के यू नेवर नो, कोई कुछ भी क्लेम कर सकता है। हाँ। तो वो आपको वो भी ड्रिल किया जाता है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो ना, यू डोंट, आपको लगता नहीं कि बड़ी चीजें हैं ये, लेकिन उसमें भी ड्रिल किया जाता है कि आपने कभी मिस कर दिया तो आप ये शैपरॉन जो है वो, तो उसमें फिर कोई डिग्निटी जो है वो आप मेंटेन करते हो। ओके, वन मोर थिंग, यू नो, लाइफ एंड डेथ, यू सी बोथ। For me as a known doctor, मैं doctor नहीं हूँ, I see all those things from a distance, very occasionally, rarely. But life and death both is part of your profession. आप हो सकता है daily इन दोनों चीजों से deal करते हो, right? How do you detach yourself from these kind of events you see as part of your daily routine? असर तो देखो करते हैं, बिकॉज ये हम इंसान हैं, लाइफ और डेथ तो असर, जब किसी की बर्थ की कोई लेके आते हैं पेशेंट ना, कोई नया बेबी आया कुछ आया,
तो यू आर वेरी हैप्पी, स्वीट्स आती है सबको, यू आर वेरी हैप्पी पेशेंट। जब पेशेंट जाता है यू डू गेट सैड, क्योंकि दैट इज द एंड ऑफ देयर जर्नी, और वो आप जानते थे उनको। लेकिन आप रैशनलाइज भी करते हो, क्योंकि एज अ डॉक्टर कह लो और एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो, जो भी मेरी पर्सनैलिटी है उसमें मुझे मालूम है कि भाई दिस हैज टू हैपन, दिस विल हैपन, और डेथ तो होती ही है, यू नो, दैट इज, इट इज नॉट समथिंग कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं आफ्टर लाइफ में विश्वास नहीं करता हूँ, तो दिस इज इट। जब सिस्टम्स काम करने बंद कर दे तो वो होता है। तो और मेजॉरिटी पेशेंट्स का मालूम भी होता है, एक्सपेक्टेड भी होता है हमें कि ये बीमारी चल रही है, तो another month, another 3 months, तो you do have some preparation in your head। मैं पैलिएटिव केयर में काम कर रहा था, जो कि केयर ऑफ द डाइंग ही है वो बेसिकली। वो अनफॉर्चुनेट लोग जो टर्मिनली इल हैं, जिनके पास लेस देन 6 months है, तो वो एक जगह हमारे यहाँ पे हॉस्पिसेस कहते हैं, उसमें आते हैं वो, तो वहां पे तो वी नो दे आर डाइंग, बट दे आर स्टिल अलाइव टिल दे आर नॉट डेड, है ना, वो लाइफ तो चलती है ना, तो आप उसमें जीते हो उनके साथ, उनको जो चाहिए, उनको जैसे उनके कंसर्न्स हैं वही चीजें, तो उसमें यू लिव विद देम टिल दे आर देयर। जो जाते हैं उसके बाद प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं। मैं पैलिएटिव केयर में कैरियर नहीं मैं कर सकता, मुझे ये उसमें काम करके ये मालूम चल गया, इट अफेक्ट्स यू। हाँ, मैंने इफेक्ट्स भी वही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देयर आर पीपल जो दे लाइक डूइंग इट, क्योंकि उनको अपनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जो लोग जा रहे थे उनकी फाइनल जर्नी में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, उनको पीसफुली जाने दिया। तो पर्सनैलिटीज पे भी डिपेंड करता है। तो यू नेवर गेट यूज्ड टू डेथ, लेकिन हाँ यू डू, आप रैशनलाइज कर लेते हो, तो उससे हेल्प मिलती है, ऐसा मतलब, ताकि आप अपना काम भी करते रहो और लाइफ एंड डेथ भी देखते रहो। एक डेथ है जो आप बहुत मुश्किल होती है डील करनी, वो होती है बच्चों की, अनएक्सपेक्टेड यंग बच्चे, यंगस्टर, जो अनएक्सपेक्टेड डेथ थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होती है डील करनी। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप रैशनलाइज करना मुश्किल होता है, आप सोचते तो हो कि ये बीमारी हुई होगी, बट स्टिल इट इज अ शॉक। वो वैसे भी आम लाइफ में भी अगर किसी के बुजुर्ग को कैंसर हुआ है तो यू नो दैट इट्स कमिंग, फिर कोई सडनली चले जाए, then it is difficult to handle. So same applies. What is your fear as a doctor? What is your biggest fear as a doctor? My biggest fear is अभी तो यही कि I miss somebody with a bad disease. कि किसी को कोई बीमारी थी और आप वो पकड़ नहीं पाए टाइम रहते। हाँ, ये सबसे बड़ा हुआ भी ऐसा कभी? रिसेंट पास्ट में तो ऐसा मेरे सामने नहीं आया, लेकिन आई वोंट बी, हमारा सिस्टम ऐसा है कि पता नहीं लगेगा मुझे, पता नहीं लगेगा अनलेस कोई बात बन के सामने आए जिसका, तो अभी ऐसा अभी तो आया नहीं है, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज ऐसा, क्योंकि होता क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि मैंने मिस कर दिया तो किसी और ने नहीं देखा। जिस तरह से सिम्टम, ऐसा भी नहीं है कि सारे पेशेंट जो मेरे हैं मैं ही देखता रहूंगा, अगले हफ्ते वो किसी कोई और देखता है, तो उसने सोच लिया होता है, उसको क्लिक कर गया होता है, तो दे एक्ट ऑन इट। Actually, I act on other people's patients. मुझे लगा कि यार ये पिछली बार ना मिस होगी चीज, तो let me do it this time. तो क्योंकि मैं भी करता हूँ, तो मेरे पेशेंट्स का वो भी करते हैं। Just before we finish, one last question. एक चीज बता दो मुझे जो आपने स्कॉटलैंड में देखी और आप चाहोगे कि ये चीजें हिंदुस्तान के डॉक्टरों को भी करनी चाहिए। बहुत है वैसे तो, मोटा तो कम्युनिकेशन स्किल्स, 2 चीजें अगर आप कमिट करो, कोई नहीं, 2 बता दो। एक है कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरी है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अगर एक पॉइंट मैं बोल दूं तो जो सर्विस है वो पेशेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, उसका डॉक्टर सेंट्रिक नहीं। इंडिया में ना डॉक्टर सेंट्रिक है, डॉक्टर ने जो सोचा वो कर दिया, जो डायग्नोस सोचा कर दिया, पेशेंट से पूछा ही नहीं जाता। तो इट हैज टू कम फ्रॉम द पेशेंट। आपको पेशेंट के अराउंड अपनी स्किल्स लेके जानी है कि तेरी लाइफ कैसे बेटर करें, कैसे हम करें, मैं कैसे उसको कर सकूंगा, है ना। वेरी गुड पॉइंट। दिस इज पेशेंट सेंट्रिक, एंड देन उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ पार्ट ऑफ इट। कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, क्या डिग्निटी रखनी है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज के आप जो आपने 5 साल या 6 महीने पहले अगर कोई चीज सीखी है उसका, लेकिन नया एविडेंस आ गया है तो आप उस पर एक्ट करो, साइंस को लेके चलो। ये नहीं कि मैंने 10 साल पहले पेशेंट ऐसे ट्रीट करा था, साल पहले मैंने ऐसे ट्रीट करे हैं तो मैं अभी भी वैसे ही करूंगा। दैट इज रॉन्ग। फॉर डॉक्टर्स के लिए बहुत ही रॉन्ग है, क्योंकि आप साइंस को लेके चलो, वो बहुत जल्दी आ जाता है, हैबिट्स में आ जाता है, तो उसको चैलेंज करते रहना पड़ता है।
Okay. तो Okay. these two things are absolutely important. Okay. Yeah. I think this was great. Thanks, doctor, for sharing all this. This is great. I think I tried to uncover the fourth dimension, the fourth layer of a doctor's personality, and I think you shared it all honestly. लोगों को भी पसंद आएगा, I think, and maybe we shed some light on that. नहीं आएगा तो बताएंगे हमें. नहीं आएगा तो बताएंगे. See you next time. Bye bye. Take care.